यस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। 75 मिनट में पूरा इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट, वेरी स्पेशल क्लास एंड आई एम टेकिंग द वेरी फर्स्ट टाइम क्लासेस एट अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। सो प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन, ताकि हम लोग क्लास सेशन को स्टार्ट कर सकें। मीनिंगफुल सेशन होने वाला है बहुत, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए एक बार, उसके बाद सेशन को स्टार्ट कर दें। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 75 मिनट में पूरा इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। हेलो से कैसे हैं आप? अभी देखिए पूरा सेशन कंप्लीट होगा। 90% टॉपिक आई ट्राई टू कंप्लीट इन अ वेरी नेक्स्ट 75 मिनट। तो आप लोग जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। मैं अच्छा हूं। जल्दी से एक बार सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन को स्टार्ट करें हम लोग इसीलिए अगले 2 मिनट में फिर। So all those candidates who are joining in the very first time today's my class, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I'm taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. I have around 11 years of teaching and research experience in India's top teaching and research institutions. 11 years of teaching and research experience I have. I used to work with the India's top teaching and research institutions like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda, IPM Lucknow, IFMTR, UP government. In a more than 1,000 candidates who have successfully qualified NET JRF in my guidance in the last few years. वैसे तो कई बार है, but in the last few years I have been qualified 4 times JRF in a commerce and management. Published more than 20 research papers in a top quality journals like Scopus, TR, UGC Care, UGC Listed. MBA International Business, MA Economics, PhD Applied Economics. तो आप लोगों को वैसे आई एक्चुअली बिलोंग्स टू वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर मेरा क्लासेस रोज रात को 8 बजे कॉमर्स का और रात को 10 बजे मैनेजमेंट का चलता है। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्या मिलेगा आपको? लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। सो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें? जल्दी से आप लोग अनअकैडमी का गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद मैनेज गोल में यू जस्ट नीड टू सर्च आउट एनटीए यूजीसी नेट। एनटीए यूजीसी नेट क्लिक करिए। वी हैव द 2 ऑप्शंस। दो हम लोग के पास है, द प्लस, वेदर यू कैन टेक द प्लस और यू कैन टेक द इधर यू कैन टेक प्लस और यू कैन टेक द आइकॉनिक। तो प्लस और आइकॉनिक कुछ भी ले सकते हैं। आइकॉनिक थोड़ा सा पर्सनलाइज सर्विसेज है। प्लस की बात करें तो 12 महीने का 13,750 रुपए फीस है। आइकॉनिक की 26,000 रुपए फीस है। कितनी? 26,000 रुपए फीस है इसकी, 13,750। तो आइकॉनिक में आपको प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंसेस होंगे? प्लस में आपको अगर मेरा कोड यूज करेंगे यहाँ पर AGS101, यू जस्ट नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ 12,375 रुपीज। इन आइकॉनिक यू जस्ट नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ 23,400 रुपए, मतलब 2,600 रुपए का डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा। यहां पर आपको 1400 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको पता ही है कि प्लस और आइकॉनिक भी बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। आइकॉनिक भी आपको थोड़ी पर्सनलाइज सर्विस मिलती है, इसीलिए प्लस भी प्राइसेस भी थोड़ा ज्यादा होता है।
तो प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलेगी बच्चों आपको, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशंस होंगे, स्ट्रक्चर शेड्यूल होगा भाई। अगर हम लोग आइकॉनिक की अगर बात करेंगे तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोचेस वुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन। हमने पहले ही बोला आपको कहीं ना कहीं पर्सनलाइज सर्विस मिलती है उसमें आपको, ठीक है। और स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, एसओपीज और इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल तो आपको दोनों में मिलना ही है। तो आज के टॉपिक 75 मिनट में कैसे हम लोग आज ये ऑलमोस्ट ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोड्स ऑफ पेमेंट्स, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एफडीआई इन डिफरेंट सेक्टर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आरईआई, यूरोपियन यूनियन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनिकेटेड, WTO. So this is the totally agenda of the today's lecture. तो हम लोग आज स्टार्टिंग कर रहे हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में अगर यू जस्ट वांट टू बी सर्वाइव इन द बिजनेस फॉर द लॉन्ग रन, वी हैव टू बी डू एनालिसिस एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट इन अ वेरी केयरफुली मैनर। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर दैट फोर्सेस व्हिच अफेक्ट द कंपनीज एबिलिटी टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप एंड सर्व इट्स कस्टमर। So to analysis of the external and internal factors of business is called marketing environment. So what are the natures of the marketing environment we have? It's a very complex in a nature because we have the numerous number of factors like event, conditions arising from the different sources which impact the business, thus making the business very complex. So we have some certain internal factors, we have certain external factors, we have certain micro factors and macro factor. So kahin na kahin we have the numerous number of the factors that is the only reasons it's very hard to manage all those factors. So that is the reasons कि nature of business environment is very complex. Interdependency, परस्पर निर्भरता, factors affecting the business environment like social, economic, legal, cultural, and all these factors are interdependent. So I'm just putting down the examples कि rich country can make sufficient expenditure on the research and development. The dynamic, yes, it can be static, it can be dynamic. Because dynamic क्यों है? Because every day in every scenario on a daily basis, numerous number of factors are changing on the regular basis. Cultural factors are changing, technological factors are changing, political factors are changing, legal factors are changing, companies' policies they are making changes. So that is the thing कि business environment is a dynamic as it keeps on changing in terms of technological improvement, changes in the consumer preferences, entry of the new competitors. So we have seen the numerous number of the changes in the so far. So that is the only reasons we say like this, business environment is a dynamic factor. Uncertainties, yes, uncertain, yes. Business environment is largely uncertain because it is very difficult to predict the future happening. Nobody has ever predicted the corona because what happened just because the corona, whole world has been stuck and whole world has standing at one place. पूरा दुनिया एक जगह पर रुक गया and nobody has predicted like this. So that is the thing कि business environment is largely uncertain as it is a very difficult to predict the future happening. What is going to be happen in the future? Nobody knows actually. Relativity, yes, it is a relative concept because it differs from country to country and regions to region. Because in a dunya mein, everyone is having their own perception, their own choices, their own culture, their own languages, own religion. That is the only reasons I do call like this. Business environment is a very relative concept. It is a differ from country to country, region to regions. Whatever the product and services we are liking in India, it might not like by the person who is living in South Africa or US or Europe. We have some certain specific and general factors. Now, what are the objectives of the business environment? Why we have to analyze the business environment? Knowledge of the information. We just want to get the certain information from the market. So, business environment plays a very vital role. Every businessman should be aware about the current business environment of the business to change accordingly. अगर दुनिया का हर businessman will not be able to analyze what are the current environment, current scenario is going on in the market, then you have to face the market failure situation in the market.
So that is the thing, that is the only reason we do call like this. Every businessman should be aware about the current environment of the business to change accordingly. Then basis of the decisions, whenever we just want to be make any decisions for long term and short term, for operational activities, for marketing activities, for production activities, for HRM activities, whatever the decision you just want to be take for your business enterprises, during that time business environment plays a very vital role. It contains all the information which is needed for taking good decision. टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग, अगर आपने अगर मार्केट में टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग ठीक से नहीं करा, द सेम थिंग विल हैपन विद यू, द सेम थिंग हैपेंड विद द नोकिया. So we have to be make sure in today's environment is a really important for the business houses to keep themselves changing according to the technological changes in the market. अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अनुसार मार्केट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट एज पर द टेक्नोलॉजिकल changes whatever are running in the market, okay, so what will happen? So in today's environment, it's really important for the business to keep themselves according to the changes. Technologically accordingly आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और surviving in the business. Now, what are the types of marketing environment we have? We have the internal environment, we have external environment. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑल दोज एनवायरनमेंट जो ये इंटरनल एनवायरनमेंट पूरी तरह से कंट्रोलेबल होता है, पूरी तरह से कंट्रोलेबल होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है. So whatever the factor within the organizational premises, those factors is called internal environment. Got it? तो सभी फैक्टर, ऐसे सभी फैक्टर जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के फैक्टर्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल environment. Please wait for the 1 minute. Sorry for the delay. Yes. Yes, we were discussing about the factors of market business environment. We have some internal factors, we have some external factors. Okay. Yes. So business environment are divided in a two part, internal environment and the external environment. Internal environment is all those factors जो बिजनेस, जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल प्रीमाइसेस होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट, जो विच इज टोटली कंट्रोल इन द नेचर, विच इज टोटली कंट्रोल इन द नेचर. और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड माइक्रो फैक्टर्स एंड द मैक्रो फैक्टर. तो इंटरनल इन्वायरमेंट समझ गए, सभी फैक्टर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रीमाइसेस के फैक्टर्स के अंदर के फैक्टर्स होते हैं, उनको कंट्रोल फैक्टर्स कहते हैं, उनको इंटरनल फैक्टर्स कहा जाता है. एक्सटर्नल फैक्टर्स एज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, माइक्रो एंड द मैक्रो. तो इंटरनल में क्या आएगा? फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज टोटली इन योर हैंड. Being in a marketer, being a businessman, is totally depending on me कि whatever the financial resources you just want to be put in use, जितना आप financial resources use करना चाहते हो उतना यूज करिए. फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव, वर्क एनवायरमेंट, कॉर्पोरेट इमेज, लेबर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज. मतलब कुल मिलाकर सिंपल भाषा में समझिए, मैन, मशीन, मैथड, ठीक है, मनी, मटेरियल, 5M जो होते हैं प्रोडक्शन के, अगर उसके अलावा कंपनी का मिशन, कंपनी की ऑब्जेक्टिव, कंपनी की पॉलिसीज, ये टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ये आते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में, विच इज टोटली कंट्रोलेबल इन द नेचर. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैज क्लासिफाइड इन टू पार्ट, माइक्रो एंड द मैक्रो. इंटरनल में क्या होगा? फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल फैक्टर्स, ये तो इंटरनल के हो गए. फाइनेंशियल फैक्टर, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज,
फाइनेंशियल फैक्टर्स आपको पता ही है, फैक्टर्स लाइक फाइनेंशियल पॉलिसीज, प्रोसीडर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट अफेक्टिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस, स्ट्रेटजीज एंड डिसीजन। फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, किसको नौकरी पर रखना है, किसको नौकरी पर नहीं रखना है, हु विल बी द मैनेजर, सुपरवाइजर कौन होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस अगेन टोटली डिपेंडिंग ऑन योर हैंड, वर्क एनवायरमेंट, कंपनी इमेज एंड ब्रांड, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, R&D एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज, मैन, मिनट, मशीनरी, मटेरियल, मनी। Now, external environment further we have classified as two part. External environment refers to the factor existing the outside the business firm. जो बिजनेस फर्म के आउटसाइड वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फर्दर क्लासिफाइड इन एज टू पार्ट, माइक्रो एंड द मैक्रो। Micro factors are those factors which is directly impacting the operating functions of a business. ऐसे फैक्टर जो ऑपरेशंस को इंपैक्ट कर रहे हैं बिजनेसमैन के, उसको बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। तो फैक्टर विच आर क्लोजली टू द कंपनी एंड अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू वर्क constitute the micro environment. It is known as the operating environment of the business also. When competing firms in the industry have the same micro element, the success of the firm depending on the relative effectiveness in dealing with these elements. ठीक है। So suppliers, इसमें कौन कौन आता है? इसमें सप्लायर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, कस्टमर हो गया। तो मतलब all those persons who are directly involving of delivering the product from manufacturing to the फाइनल कस्टमर, ऑल दोज पर्संस कम अंडर द माइक्रो एनवायरनमेंट। ऐसे सभी इंसान जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, मार्केटिंग चैनल्स के, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पार्ट हैं, वो सभी हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। सप्लायर आपको पता ही है, सप्लायर इज द पर्सन हु सप्लाइज द इनपुट लाइक रॉ मटेरियल। कस्टमर एवरीवन नोज। कॉम्पिटिटर पता ही कौन होता है। मार्केटिंग इंटरमीडिएट में सभी आ गए। पब्लिक। तो माइक्रो एनवायरनमेंट वाले फैक्टर अनकंट्रोलेबल होते हैं, समहाउ कंट्रोलेबल, समहाउ अनकंट्रोलेबल होते हैं, बट मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो मैक्रो एनवायरनमेंट मींस जनरल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। मैक्रो फोर्सेस आर अनकंट्रोलेबल इन कंपैरिजन टू द माइक्रो फोर्सेस ऑफ एनवायरनमेंट। ये माइक्रो फोर्सेस की तुलना में मैक्रो फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, दुनिया के किसी व्यापार की ग्रोथ और सर्वाइवल इन्हीं मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इंपॉर्टेंट मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स यहाँ पे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में क्लासिफाइड किया। आपको मिलाकर समझिए पेस्टल। ठीक है, यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पेस्टल देखिए लिखा भी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर। तो अगर ये फैक्टर्स को विच इज टोटली अनकंट्रोलेबल इन नेचर, PESTEL, इसी को समझ लीजिए, उसके बाद थ्योरी पढ़ लीजिएगा। पॉलिटिकल इंटरवेंशन, पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल। आपको पता है पॉलिटिकल पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है। दे माइट चेंज एनी पॉलिसी एट एनी टाइम, वो कभी भी पॉलिसी चेंज कर सकती है सरकार। तो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज, चेंज इन द एनी पॉलिसीज, तो पॉलिटिकल फैक्टर समझ गए। तो वी शुड नॉट टारगेट द दोज कंट्रीज जहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है। ऐसे देशों में व्यापार नहीं करेंगे जहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज है, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस बहुत ज्यादा है। That is the only reason, despite of having the mass consumption of UP and Bihar, we have very less number of industries. सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में पॉपुलेशन है, बट वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बिकॉज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। हर 5 साल में दूसरी सरकार आ रही है, उसके अलावा पॉलिटिकल इंटरवेंशंस बहुत ज्यादा है। दे आर पोकिंग देयर नोज इन एवरी सिंगल मैटर ऑफ द बिजनेसमैन। दैट इज द ओनली रीजन वी हैव वेरी लिस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, वी शुड नॉट टारगेट दोज कंट्रीज जहां पे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटीज है, जीडीपी बहुत डाउन है, नेशनल इनकम बहुत डाउन है, पर कैपिटा इनकम बहुत लेस है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, करेंसीज बहुत जल्दी जल्दी डिप्रिशिएट हो रही, मतलब जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो रहे हैं। अब वेनेजुएला का बात करें जहां पे इन्फ्लेशन रेट मिलियंस में चली गई है, जिम्बाब्वे में जहां पे 4 डिजिट पे इन्फ्लेशन रेट है, तो ऐसे देशों में व्यापार नहीं करेंगे। सोशल फैक्टर्स पता ही है, सोशो कल्चर फैक्टर्स, यहां पर एवरीवन इज हैविंग देयर ओन चॉइसेस, ओन लैंग्वेजेस, ओन बिलीफ्स, ओन वैल्यूज, व्हिच इज अगेंस्ट टोटली अनकंट्रोलेबल इन द नेचर। Then technological factor, in a present scenario, in a regular basis, technologies are changing on a very regular basis. हम लोग चाहकर भी टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो whatever the technologies are running in the market, we have to be adopt those technological factors, otherwise we have to be face the market failure. Then environmental, climate change, nature पता ही है, legal, rules and regulations. So ये पूरी तरह से आपके हैंड में नहीं है, तो दिस इज टोटली अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स।
ये बता ही दिया। सिग्निफिकेंस क्या क्या बेनिफिट है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अगर आपने ठीक से मार्केटिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को एनालिसिस किया तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट हेल्प्स एंड एंटरप्राइजेस टू टेक द एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएंगे, वट एवर इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर आप उसको जल्दी प्रिडिक्ट कर लेंगे। कस्टमर फोकस, कस्टमर सेंट्रिक मार्केट रहेगी। So this is all about the marketing environment we have concluded. So anybody is having any doubt with the marketing environment? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट? मार्केटिंग एनवायरनमेंट वी हैव टोल्ड यू व्हाट इज ऑल अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचर क्या है उसका, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, इंटरनल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, माइक्रो फैक्टर्स क्या है, मैक्रो फैक्टर्स क्या और इंपॉर्टेंसी क्या है, ये सब बात किया हमने। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी दुनिया के हर देश में दो टाइप की पॉलिसी बनती है, मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा फिस्कल पॉलिसी। पहले मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, फिर फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जो देश की सेंट्रल बैंक होती है, जो देश की केंद्रीय बैंक होती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। ठीक, क्लियर है ना? विदाउट, तो देश की जो सेंट्रल बैंक होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या काम है? क्रेडिट कंट्रोल का मेन काम है। मॉनेटरी पॉलिसी एज अ पॉलिसी इंप्लॉइंग द सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज? क्या उद्देश्य होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट, देश में पूर्ण रोजगार बना रहा है। प्राइस स्टेबिलिटी, मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बहुत ज्यादा ना रहा, मूल्य इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, प्राइस स्टेबिलिटी रहे, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे, आपका सरप्लस में रहे, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, करेंसी बहुत जल्दी अप्रिशिएट डेप्रिशिएट ना हो, और इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। दिस शुड नॉट बी ह्यूज गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच। फुल एम्प्लॉयमेंट पता ही है, फुल एम्प्लॉयड हैज बीन रैंक्ड among the foremost objective of monetary policy. It is an important goal not only because unemployment leads to the wastage of potential output, but also because of the losses of social standing and self-respect. प्राइस स्टेबिलिटी हम लोगों को पता ही, मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल है। वन ऑफ द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि प्राइस स्टेबल है। बोथ द economies in favor this policy because fluctuations in a price brings the uncertainties and instabilities in the economies. क्योंकि अगर प्राइस में फ्लक्चुएशंस होंगे तो इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आएगी और अनसर्टेनिटीज आएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ पता ही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन रिसेंट ईयर हैज बीन द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमीज। Everyone is more concerned about the rapid economic growth of the economy. The balance of payment since the 1950 year, India's 1950 has been maintained the equilibrium to the BOP. Despite of इतने सारे efforts के बाद भी हम लोग BOP को सरप्लस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, करेंसी स्टेबल की बात कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ ए होम करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द एनी फॉरेन करेंसी। पता ही होगा ना, एक्सचेंज रेट होता है अपने आप भी करेंसी का रेट दूसरी करेंसी की तुलना में कितना है। इफ द एक्सचेंज रेट इज वेरी वॉलेटाइल लीडिंग टू द फ्रीक्वेंट अप एंड डाउन इन द एक्सचेंज रेट, द इंटरनेशनल कम्युनिटी माइट लूज कॉन्फिडेंस इन योर इकोनॉमी। हमने पहले ही बोला, if your currency is appreciating or depreciating in a very frequent manner, in other word we can say, अगर आपके देश का एक्सचेंज रेट बहुत वोलेटाइल है तो ऐसे देश में nobody just want to do certain business. Monetary policy aims maintaining the relative stability in the exchange rate. Equal income distribution पता ही है। Now types of monetary policy have expansionary monetary policy, contradictory monetary policy, counter cycle monetary policy and the rule based monetary policy.
पूरे यूट्यूब चैनल पर नोबडी इज टीचिंग यू लाइक दिस कि आपको 4 टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत कम लोग पढ़ाएंगे, सब 2 टाइप की बताते हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्टेक्शनरी। हम आपको 4 टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी बता रहे हैं। पहला आगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी मतलब आपको इकोनॉमी का एक्सपेंशन करना है। जब मार्केट में डिफ्लेशन, मतलब मार्केट, ये क्वेश्चन कहां से आता है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज करते हैं? जब मार्केट में मनी सप्लाई का डाउन चल रहा है, मार्केट मंदी के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोअर रेट ऑफ ग्रोथ है, स्लो डाउन या रिसेशन चल रहा है, ऐसे समय में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं। दीक्षित कीर्ति, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा, कैसे हैं? सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना, क्रेडिट सप्लाई को इजीली अवेलेबल करना। तो इंक्रीज द मनी बाय मेकिंग सच क्रेडिट सप्लाई इजीली अवेलेबल। मनी प्रोड्यूस थ्रू द सच पॉलिसीज कॉल्ड चीप मनी। इस पॉलिसी के थ्रू जो मनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, उसको बोलते हैं चीप मनी। Expansionary or easy monetary policy aims at encouraging spending on the goods and services by expanding the supply of credit and money by lowering the policy rate, bank rate or repo rate, lowering the reserve requirement in purchasing the government securities from the market. ठीक है, तो समझ गया ना। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हो गया जब मार्केट में मंदी के दौर से गुजर रहा है, आपको मनी सप्लाई बढ़ाना है, आपने रेपो रेट की रेट कम कर दी। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, और कॉमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिलेगा तो वो पब्लिक को लोन सस्ता बांटेगा, पब्लिक को लोन सस्ता मिलेगा तो पब्लिक ज्यादा लोन लेगी, तो ज्यादा लोन लेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ाना होगा, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी आपकी लाइन पर आ जाएगी। इसका हो गया कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब मार्केट, ये उसका उल्टा हो गया, जब मार्केट में मनी सप्लाई पहले से ही बहुत ज्यादा है, मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। कॉन्टेक्शनरी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एम्स एट प्रिवेंटिंग द इन्फ्लेशन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कम करना है, कैसे करेंगे? डिक्रीज द मनी सप्लाई, भाई रेपो रेट का रेट बढ़ा दीजिए, उल्टा कर दीजिए उसको। कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द पॉलिसी रेट, पॉलिसी रेट बढ़ा दीजिए, रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दीजिए भाई, सीआरआर और एसएलआर का, and purchasing the government securities from the market. Counter-cycle market. Counter-cycle policy aims at moderating the cyclical fluctuations in the economy and stabilizing the economy around a strained path by following the counter-cycle measures. So counter-cycle तो काउंटर साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? काउंटर साइकिल पॉलिसी एम्स एट मॉडरेटिंग द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, मॉडरेटिंग द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी में साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं, आपको पता ही है कि जो एक ऑटोमेटिक होते हैं कि इकोनॉमी में रिसेशन है, पहले स्लो डाउन है, फिर रिसेशन है, फिर क्या होगा? डिप्रेशन होगा, फिर रिकवरी होगी, फिर बूम पे जाएगी इकोनॉमी, फिर स्लो डाउन होगा। तो ऐसे बनता है ना पूरा। तो एक इकोनॉमी अपने आप, दो व्हाटएवर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी, सो उसके दौरान जो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं उसको बोलते हैं काउंटर साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी। तो काउंटर साइकिल पॉलिसी एम्स एट मॉडरेटिंग द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं, उनको दिमाग में रख के जो बनाते हैं इन द इकोनॉमी एंड स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी अराउंड स्ट्रेन पाथ बाय फॉलोइंग द काउंटर साइकिल मेजर्स। फिर हो गया रूल बेस। इस बहुत सिंपल है। रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अंडर रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई एंड रिलेटेड वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड बाय प्री डिटरमाइंड रूल्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। जो एक हम लोग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी को सेट करते हैं। मार्केट में कुछ भी चला है, जो भी पहले आपने कानून बना लिए, जो भी पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, उनके बेस पर जो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी। समझ गए? तो अंडर द रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई एंड द रिलेटेड वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड बाय प्री डिटरमाइंड पहले से ही फिक्स कर दिया। व्हाटएवर द चेंजेस विल बी कम इन द मार्केट, इट विल नॉट बी इंपैक्ट ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी। जैसा आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया उसी अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है ना? सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज कैन नॉट यूज द डिस्क्रिशंस टू चेंज द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स। चेंज नहीं कर सकते। अब इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो वी हैव द कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, बैंक रेट, ओएमओस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओएमओस। तो ये 24 सितंबर का है, तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए होंगे, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? CRR is the share of the bank's total deposit that is mandated by the RBI to be maintained with the later in the form of the liquid cash. So CRR RBI एक certain fix कर देता है, जैसे मान लो 3% फिक्स कर दिया, तो बैंक हैज टू कीप द 3% ऑफ द टोटल अमाउंट विद द RBI। आपको 3% टोटल NDTL का अभी आगे बताएंगे, एंडेड नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का
करने के बाद आपको टोटल कैश का 3% भी हैव टू बी कीप इन विद द आरबीआई, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सीआरआर इंश्योर दैट अ पार्ट ऑफ द बैंक डिपॉजिट इज विद द सेंट्रल बैंक इज सिक्योर होता है, सिक्योरिटी रख लिया। अनदर ऑब्जेक्टिव होता है सीआरआर इज टू कीप द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल ड्यूरिंग द हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, आरबीआई रेज द सीआरआर, लोअर द बैंक्स लोनेबल फंड। समझ गए? तो सीआरआर के 2-3 उद्देश्य, एक तो हो गया एज ए सिक्योरिटी रख लिया उन्होंने कुछ फंड, दूसरा हो गया तो मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल करना है, मार्केट मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है तो रिजर्व बढ़ा दीजिए। तो आपने अगर सीआरआर 5% कर दिया तो आपको अपनी टोटल कैपिटल का 5, टोटल कैश का 5% आपको कहां रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास। तो कैश रिजर्व रेशियो यू हैव टू बी कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। हाउ डज द रिजर्व रेशियो वर्क? एनडीटीएल होता है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विद द पब्लिक एंड अदर बैंक्स माइनस डिपोजिट्स विद अदर बैंक। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसका आपको 5%, 3%, वट एवर द परसेंटेज हैज बीन फिक्स बाय द, वट एवर द परसेंटेज हैज बीन फिक्स बाय द सेंट्रल बैंक। एसएलआर होता है, इसका उल्टा होता है, जो भी करीबन 18%, 17% चल रहा है। इसमें क्या करना है? इसमें आपको अपने पास पे रखना है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड एवरी बैंक टू हैव ए स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट excluding the cash ratio called the statutory liquidity ratio। ठीक है, व्हाट हैपन निधि पांडे? सो सीआरआर हो गया। एसएलआर क्या होता है? तो एज पर सेक्शन 24 एंड सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मेंडेड ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक, प्राइमरी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक आपको लिक्विड एसेट नेट डिमांड टाइप लायबिलिटीज का मैक्सिमम लिमिट 40 होती है, मिनिमम लिमिट 0 होती है। तो आपको एसएलआर भी, मतलब दुनिया की, भारत की सारी बैंकों को एज पर सेक्शन 24 एंड सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंक हैज टू कीप सर्टेन अमाउंट द परसेंटेज विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। Difference between SLR and cash reserve ratio. In the case of SLR, bank are asked to have reserve of liquid asset which include both cash and gold. यहाँ पर the CRR require banks to have only cash reserve की बात करते हैं। Bank earn return on money parked with the SLR. यहाँ पर bank don't earn return on money. SLR used to control the bank leverage for credit expansion. यहाँ पर liquidity को maintain करने के लिए करते हैं। बैंक रेट पता ही है, बैंक रेट इज द मिनिमम लेंडिंग रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड विच इज रीडिस्काउंट फर्स्ट क्लास बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। कुल मिलाकर समझ लीजिए बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जो मिनिमम आपने लेंडिंग रेट फिक्स कर दिया, उससे नीचे कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकती है। दूसरा होता है रेपो रेट, होता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन देने के लिए। बैंक रेट होता है हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लोन देने के लिए। रेपो रेट पता ही है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं, रीपर्चेज रेट। इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बच्चों होता है जब आपके पास, बैंकों के पास एक्सेस सरप्लस फंड होता है, वो अपने सरप्लस फंड आरबीआई के पास रख देती है। आरबीआई जिस उस पर जो इंटरेस्ट रेट देती है, कमर्शियल बैंक को, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या होता है? जब बैंकें अगेंस्ट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में कोलेटरल लोन लेती हैं। बेटा हम पेपर 2 पढ़ाते हैं, कॉमर्स, management or economics. I've been qualified NET and JRF in all these 3 streams a numerous number of times since 11 years. I'm taking the classes for commerce, management and economics. More than 1,000 candidates have been qualified successfully NET, JRF in commerce, management and economics. So you can follow me on the Unacademy Learning app. You can search me on the Unacademy Learning app, Anubhav Singh, and I often take the classes on the Wi-Fi UGC NET Hindi channel. उस पर क्राउड बहुत कम है, बिकॉज तो दैट इज द ओनली रीजन की स्पेशल क्लासेस हम लोग आज पहली बार आई एम टेकिंग क्लासेस ऑन अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। तो प्रॉब्ली हम लोग रेगुलर क्लासेस अब लेते रहेंगे अगर आप लोग पसंद करेंगे क्लासेस को। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज होता है एमएसएफ। इफ यू आर लाइकिंग माय क्लास सो प्लीज गिव मी योर फीडबैक, क्योंकि हमको बहुत कम समय में सब कुछ खत्म करना है। दैट इज द ओनली रीजन, बहुत जल्दी बढ़ रहा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज होता है जब हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए एक ओवरनाइट लोन लेते हैं, बैंक्स के लिए ओवरनाइट लोन लेते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एमएसएफ। अब ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पता ही बहुत कॉमन है। ये सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट,
integrated interest rate structure, effective control, central banking, long-term loan for industrial development, creation of financial institutions. अब आया अगला फिस्कल पॉलिसी. जैसे मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है, फिस्कल पॉलिसी को बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द फिस्कल पॉलिसीज. Government policy of changing its taxation and public expenditure program intended to achieve its objective is called fiscal policies. तो जब सरकार एक फिस्कल पॉलिसी के तहत सरकार क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी के तहत रेगुलेट करती है देश की इकोनॉमी को, उसको बोलते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी. कैसे रेगुलेट करती है? थ्रू द गवर्नमेंट टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर इसका मेन. अच्छा समझ गया. तो यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. यू कैन सर्च माय नेम अनुभव सिंह, और वहां पर रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी. तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, डेवलपमेंट बाय इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम. देयर शुड हैव सम गैप बिटवीन, there should be minimum gap between the poor and rich, price stability and control on the inflation, employment generation, reducing the deficit in the BOP, increasing the national income, development of infra. Tools of fiscal policy, public revenue और public expenditure, दो मेन टूल्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी का. पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू सरकार के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, सरकार के कौन कौन से खर्चा होते हैं, वो हम लोग सब कुछ फिस्कल पॉलिसी के तहत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. तो फिस्कल पब्लिक रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्सेस. पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. दो चीजें और वो नहीं लिखी है इसमें, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. ठीक है, पहले एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, रिपेमेंट ऑफ द लोन्स. आपने जो भी लोन्स लिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, IBRD से, IDA से, ADB बैंक से, ये दुनिया के किसी संस्थान से, किसी सरकार से उनको रिपेमेंट करेंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. मतलब कुल मिला के जो हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को हम लोग कम करते हैं, या आपने हॉस्पिटल्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, या लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आएंगे. स्कूल्स, कॉलेज, रोड, डैम, जितने भी सब कुछ बना रहे हैं, वो सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है. क्वेश्चन यही पूछा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रेवेन्यू में क्या आएगा, प्लान में क्या आएगा, नॉन प्लान में क्या आएगा. तो कैपिटल में समझ लीजिए एक्सपेंसेस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, रिपेमेंट ऑफ द लोन्स, एक्सटेंशन ऑफ द फ्रेश लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. केंद्र सरकार जो प्रदेश सरकार को जो लोन देती है, केंद्र सरकार जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, एयर इंडिया हो गया, ONGC हो गया, इनको इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, सेक्टोरल डेवलपमेंट. इसके अलावा जो एक लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करने के लिए जितना खर्चा किया जाता है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, रोड, डैम्स, एयरपोर्ट्स, ऑल एक्सपेंसेस कम अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सम पार्ट डिफेंस, सम पार्ट रेवेन्यू में आता है. उसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये समझ लिया आपने स्कूल कॉलेज बना तो दिया, स्कूल कॉलेज जो बना दिया वो तो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बट स्कूल कॉलेज, मेडिकल आपने हॉस्पिटल खोल दिया, उसको जो चलाने के लिए सैलरीज हो गई, सैलरीज ऑफ MPs एंड MLA, सैलरीज ऑफ MP एंड MLA, सैलरीज ऑफ स्टाफ, सब किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मतलब जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, बच्चों समझ लीजिए, जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, क्रिएट कर दिया आपने कोई कॉलेज, बट उसको चलाने के लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं वो सब रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं. फिर प्लान और नॉन प्लान में आएंगे बच्चों जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो खर्चा करते थे, अब वो इसको ट्रांसफॉर्म हो गया नीति आयोग में. तो प्लान एक्सपेंडिचर में आएंगे नीति आयोग वाले खर्चे. उसके अलावा जो स्कीम चल रही है, जैसे नरेगा है, स्टार्टेड बाय द कांग्रेस सरकार, इवन दो हर साल नरेगा में पैसा खर्चा किया जाता है. तो जितनी स्कीम्स के तहत जो पैसा खर्चा करते हैं वो सब हमारा प्लान एक्सपेंडिचर में आता है. नॉन प्लान में आता है हमारा सैलरीज ऑफ, ये नोट कर लीजिए बात, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस और मेजर पार्ट ऑफ डिफेंस का. उसके अलावा पेंशन और ठीक है सब पेंशन, ये सब हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं. पब्लिक रेवेन्यू सरकार के जरिए क्या होता है पैसा कमाने के, टैक्सेस होता है, नॉन टैक्स होता है. कैपिटल रिसीट्स, रिकवरी ऑफ द गवर्नमेंट लोन, जो सरकार ने लोन
प्रदेश सरकार को दिए या किसी संस्था को दिए उसकी रिकवरी करना। एक डिसइन्वेस्ट, एक होता है डाइवेस्टमेंट, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट होता है जब कोई सरकारी कंपनी को पूरी तरह से बेच देते हैं प्राइवेट के हाथों में, उसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। और उस अगर सरकारी कंपनी के कुछ परसेंटेज आप फंड रेज करने के लिए प्राइवेट में शेयर्स को इशू करते हैं, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट एक बहुत बड़ा जरिया है। मार्केट बोरोइंग्स, एक जो लॉन्ग टर्म लोन्स ले रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, वो सब हमारा कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आएगा। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में दो जरिया है, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस। टैक्सेस आपको पता है डायरेक्ट टैक्सेस और नॉन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आ गया फाइन्स एंड पेनाल्टीज, बहुत ज्यादा फाइनेंस सरकारें फाइन्स एंड पेनाल्टीज लेती हैं। प्रॉफिट ऑफ पीएसयू, जो सरकार पीएसयू जितनी चल रही है उनको प्रॉफिट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट इसमें नहीं आएगा, इसी में आएगा, ये गलत लिखा होगा, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू और इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपका टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता ही है। डायरेक्ट में हो गया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मेजर सोर्सेज हैं, इसमें मेन हो गया नहीं जीएसटी, ये तो पता ही दिया ना, ये सब बात नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। डिस्क्रिशनरी को हमने आगे दो भागों में बांटा है, एंटी रिसेशनरी फिस्कल पॉलिसी और एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी में एंटी रिसेशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी तो क्या करेंगे हम लोग, अग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाता है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, एंटी रिसेशनरी फिस्कल पॉलिसी सब होगी तो सरकार क्या करेगी, इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन टैक्सेस। आपको क्या करना है, एंटी रिसेशनरी फिस्कल पॉलिसी में मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार टैक्सेस कम कर देगी और सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर देगी। कैसे करेगी, देखिए ना, हाउ डज द गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर में ज्यादा पैसा खत्म कर दिया। व्हाट इज गोइंग टू बी इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट होगा इंक्रीज इन द इनकम ऑफ सप्लायर एंड सेलर्स, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, एक्सपेंशन इन आउटपुट। ये बहुत सिंपल है, बहुत डिटेल में नहीं जाना। रिडक्शन इन टैक्सेस, सरकार टैक्सेस को कम करेगी तो क्या होगी, अगर सरकार ने डायरेक्ट टैक्सेस को कम किया, इनकम टैक्स 20% थी, अगर 10% कर देंगे तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीज इन द कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। दूसरा हो गया एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी, मार्केट में पहले से इन्फ्लेशन चल रहा है तब क्या करेंगे, सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी, टैक्सेस और बढ़ा देगी, उल्टा कर देगी उसका। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने से क्या होगा, रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर ऑन द नॉन डेवलपमेंट और अनप्रोडक्टिव हेड्स लाइक डिफेंस, सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट, डिक्रीज इन द इनकम, रिड्यूस द एक्सेस डिमांड। टैक्सेस अगर टैक्सेस बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, अगर टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा, इनकम टैक्स बढ़ाएंगे, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो मार्केट में डिमांड आपकी कम होगी। सिंपल है बहुत ही समझने वाला, ठीक है। अगला टॉपिक हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सिनारियो इसका 1970-1980 में आ गया था। एग्जिस्टिंग लॉ प्रोवाइडिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कई बार मेजर अमेंडमेंट किए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके हमने कई बार अमेंडमेंट किए। पहला अमेंडमेंट 1991 में हुआ, दूसरा 1993 में हुआ, तीसरा 2002 में हुआ, चौथा 2019 में हुआ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है क्या है, गाइडलाइंस फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन
किस चीजों के लिए हमने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, उसी के लिए हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, कंज्यूमर की हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं। प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कोई प्रोडक्ट एमआरपी से ऊपर ना बेचे। प्रोवाइड द एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म चॉइस, जो भी प्रोडक्ट हम सर्विस खरीद रहे हैं उसमें एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को पता होगी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है इसमें। कंज्यूमर एजुकेट हो। प्रोवाइड द इफेक्टिव रेड्रेसल एंड इन्फॉर्मल प्रोसीडर्स, अगर कंज्यूमर को कोई डाउट है, कंज्यूमर को कोई रिड्रेसल है, कंज्यूमर को ग्रीवेंसेस है, तो उसके लिए एक सर्टेन रिड्रेसल डिपार्टमेंट होना चाहिए जहां पर कंज्यूमर कंप्लेंट कर सके। फ्रीडम टू फॉर्म ग्रुप एंड प्रेजेंट व्यूज इन डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर को एक पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए अपना व्यूज दे सके। कंज्यूमर अंडर द एक्ट दो टाइप के कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर ऑफ गुड्स, कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। कंज्यूमर ऑफ गुड्स होता है बाय और अग्रीज टू बाय द गुड्स और एनी यूजर ऑफ सच गुड्स। कंज्यूमर सर्विसेज के लिए हायर्स और अवाइल एनी सर्विसेज एनी बेनिफिशरीज ऑफ सच सर्विस। मालिक प्रोडक्ट सर्विसेज, गुड्स तो आपने खरीदा, आपने कंज्यूम कर लिया। सर्विसेज हो सकता है अपनी मम्मी के लिए टिकट खरीद रहे हो, एयर टिकट, पापा के लिए टिकट खरीद रहे हो, तो उसमें मान लिया आपने टिकट खरीदा, आप बोलो उसका अगर फीडबैक दे, आप नहीं दे पाएंगे फीडबैक कौन देगा, जो सर्विसेज को यूज करेगा। कंज्यूमर नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किन किन चीजों के लिए कंज्यूमर, किन किन चीजों के अगेंस्ट में कंज्यूमर को प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोडक्ट लायबिलिटीज, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, अगर आप एडवर्टीजमेंट से मिसलीड हो रहे हैं, क्योंकि अगर एडवर्टीजमेंट कुछ भी दिखा रहे हैं उसके बेसिस पे आपने कोई अगर प्रोडक्ट खरीदा है और यू आर नॉट गेटिंग द सेम कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यू आर नॉट गेटिंग द सेम सर्विसेज वट एवर यू हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट, आप उसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंप्लेंट कर सकते हैं। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के बेसिस पर यू आर बाइंग एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आफ्टर कंज्यूमिंग दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू आर नॉट गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वट एवर एक्चुअली यू हैव एक्सपेक्टेड। जो भी जैसा आपने सोचा था उस लेवल का आपको कस्टमर संतुष्टि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के बेसिस पे कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंप्लेंट कर सकते हैं। ई कॉमर्स, ये बिल्कुल नया चीज ऐड हुआ है, पहले ई कॉमर्स वाले ट्रांजैक्शन हम कवर नहीं करते थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, बट पिछले 5 साल में ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक बूम पर है और बहुत बड़ा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो 2019 में ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है उसमें हमने ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत रखा है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर कोई फॉलो कर रहा है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मान लीजिए कोई बेईमानी कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, डिफिशियंसीज है, इन सब के अगेंस्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट कर सकते हैं फेयर एंड लवली के अगेंस्ट में भी, उसके नीचे लिखी होती है कि टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िएगा कभी। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है अडॉप्टिंग द अनफेयर मेथड और डिसेप्शंस टू प्रमोट सेल, यूज और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मिसलीडिंग द पब्लिक अबाउट द प्राइसेस, मतलब प्राइस कुछ भी है, बता कुछ रहे हैं प्राइस। चार्जिंग द एबव एमआरपी प्रिंटेड, एमआरपी पे लिखा है 100 रुपए, मार्केट मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप बेच रहे हैं 200 रुपए का। मिसलीडिंग पब्लिक अबाउट अनदर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉल्सली क्लेमिंग द स्पॉन्सरशिप अप्रूवल और एफिलिएशन, आपने बता दिया ये नहीं, ये प्रोडक्ट हमारा BIS सर्टिफिकेशन है, ISO सर्टिफिकेशन है, गवर्नमेंट एफिलिएशन है, या कोई कॉलेज चला रहे हैं, आप बोल दिए मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ, मेरा कॉलेज यहाँ से एफिलेटेड है, इधर से एफिलेटेड है, यहाँ से फिर वो लेकर रखा हुआ है, तो अगर कोई फॉल्सली क्लेम कर रहे हैं तो यहां पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी सब बता रहे बेटा, ऑफरिंग द मिसलीडिंग वारंटी एंड गारंटी, आपने गारंटी आपकी 1 साल की है, उसको बता रहे 5 साल की। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है हर्षापाल जी, प्राइस फिक्सिंग और आउटपुट रिस्ट्रेंट, डिलीवरिंग द प्रोडक्ट ऑफ सप्लायर्स टू इंपोज अनजस्टिफाइड कॉस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंज्यूमर्स। आपने कुछ अननेसेसरी देखिए ना, सप्लाई टू इंपोज अनजस्टिफाइड कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट यू स्टार्टेड इंपोजिंग टू द कस्टमर विच इज टोटली अनजस्टिफाइड। कॉलेजिव टेंडरिंग करना शुरू कर दिया, मार्केट फिक्सिंग द टेरिटरी अमॉन्ग द कॉम्पिटिंग सप्लायर, डिप्राइविंग द कंज्यूमर्स ऑफ फ्री चॉइस फेयर कॉम्पिटिशन। मतलब 10 लोगों ने, मान लीजिए एक शहर में 10 दुकानें हैं, 10 की 10 दुकानों ने क्या करा, 10 की 10 दुकानों ने करा कि नहीं हम लोग सेम प्रोडक्ट 100 रुपए का है, बोला 10 की 10 दुकानों ने कॉलेजिव टेंडरिंग कर दी कि नहीं प्रोडक्ट 110 रुपए का बेचेंगे। कस्टमर को चाहकर भी अगर मार्केट में एक शहर में केवल 10 ही दुकानें, 10 की 10 दुकानें प्रोडक्ट 110 रुपीज का बेच रही हैं, तो आपको ना चाहकर भी लेना पड़ेगा। तो
आई थिंक देर इज सम सर्टेन डिस्टर्बेंस इन इंटरनेट, दैट इज द ओनली रीजन क्लासेस दिक्कत हो गया। नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, डेट एंड प्रूफ ऑफ परचेज, नेचर ऑफ डिसेप्शन, टाइप्स ऑफ रिटेलर पेड फॉर। की अगर बात करेंगे तो डिस्पोजल विद इन द 90 डेज, डिस्पोजल विद इन द 90 डेज मतलब 90 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी। नो एडजमेंट सेल ऑर्डिनरली बी ग्रांटेड, स्पीडी ट्रायल, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, रिप्लेसमेंट होगा, रिफंड अगेन डिफेक्टिव, कंपनसेशन होगा, प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स। अगला टॉपिक है आरईआईस, वो हम लोग बाद में शुरू करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट पे दिक्कत है। ठीक है, तो ऑल दोस कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ये बचे हुए टॉपिक हम लोग दोबारा लेक्चर करेंगे तब उस पर ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा इंटरनेट में दिक्कत है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, जितने लोग ज्वाइन करें, और आप लोग ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा और दोबारा जुड़ेंगे हम लोग, जल्दी दोबारा जुड़ेंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो जल्दी से पूछिए।